दर्द को कोई नहीं जान सकता सिवाय माँ के। चाहे वो ससुराल में हो या मायके में हो, सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही उसका दर्द समझ सकती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। बेटी की शादी हमने बहुत धूमधाम से करी थी, बहुत अच्छे से करी थी। हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी की शादी में किसी चीज़ की कमी ना हो। बचपन से लेके जवानी तक का उसका सफ़र माँ अपनी पलकों ही पलकों में पाल लेती है और फिर उसके हर चीज़ देने के लिए चाहे वो खुद बिक जाए, लेकिन अपनी बच्ची को वो हर एक चीज़ देने की पूरी पूरी कोशिश करती है ताकि आने वाले समय में उसके साथ कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें एक ऐसी पहेली सी बन गई है कि कोई नहीं समझ सकता। देते हैं तो भी परेशानी, ना दो तो भी परेशानी, लेकिन अगर जो ज़्यादा देता है ना दहेज, उसके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा ही परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। कुछ इसी तरीके से मेरी बेटी के साथ भी हुआ। बहुत धूमधाम से अपनी बेटी को हमने शादी करके भेजा, लेकिन बस क्या था कि हमने उसे टू व्हीलर दिया, यानी कि एक बाइक दी थी। फोर व्हीलर की हमने उनकी डिमांड पूरी नहीं करी। लास्ट स्टेज पे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब भी कभी आपके पास हो आप दे देना। हम भी चुप हो गए कि जब अल्लाह ताला कभी हमें दे देगा तो हम भी दे देंगे। और हंसते खेलते हमारी बेटी विदा होकर के मैके को छोड़ के अपनी ससुराल चली गई। लेकिन ससुराल में जाने के साथ ही सबसे पहले ताना तो उसको, जैसे ही वो गाड़ी से उसने कदम उतारा जब ही मिल गया कि ये देखिए आई है किराए की गाड़ी पे। कहा था कि फोर व्हीलर लाऊंगी और आई किराए की गाड़ी में। उस बच्ची का क्या कसूर था इसके अंदर? उसने थोड़ी ना कहा था कि मैं फोर व्हीलर लेकर दूंगी आपको, क्योंकि मेरी बेटी एक शादीशुदा मिजाज की थी, पढ़ी लिखी थी। ये नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रेजुएशन उसने कर ली थी, आगे की उसकी तैयारी हो रही थी कि अच्छा रिश्ता देख गया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई के चक्कर में उम्र निकल जाए और मैं यही सोचती रह जाऊं, फिर आगे की उम्र में अच्छे से रिश्ते नहीं मिलते। पर ये नहीं पता था कि इंसानों के भेष में भेड़िए पल रहे हैं आजकल। मेरी बेटी उस टाइम पे चुप हो गई और फिर जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन हर मोड़ पे उसे एक ताना दिया जाता, हर मोड़ पे उसे ना दहेज लाने की बातें सुनाई जाती। बेटियों को कहा जाता है कि जब विदा होती है ना कि बेटे उस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा था जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। अगर कोई बात हुई तो अपने हक़ की आवाज़ खुद उठानी है, अपने हक़ के लिए खुद लड़ना है, खुदकुशी की तरफ नहीं जाना है। मैंने अपनी बेटी को ये तो समझा दिया था, लेकिन मैंने अपने दामाद को ये नहीं समझाया था कि तुम मेरी बेटी की कम उम्र में हत्या मत करना, कम उम्र में उसका गला मत दबाना, क्योंकि हर कोई माँ बाप अपने बेटे बच्चों को नहीं समझाता। कुछ दिनों के बाद में पता चला मेरी बेटी हमल से है। मैं बहुत खुश हुई, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने करा। मेरी बेटी ने कभी भी मुझसे ये नहीं जिक्र करा कि अम्मी मुझे फोर व्हीलर के ताने मिलते हैं, अम्मी मुझे दहेज के ताने मिलते हैं। चुप चुपाते से अपनी ज़िंदगी वो वहीं गुजार रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने कहा तो मेरे माँ बाप को दुख होगा, वो परेशान हो जाएंगे। शायद इसीलिए नहीं बताया करती थी। बस रफ्ते रफ्ते देखते ही देखते मैं नानी बन गई और फिर हमारे यहाँ पे एक प्यारा सा नवासा आया। उसके जब 1.25 महीने बदलने आई थी उस टाइम पे उसने मुझसे ज़िक्र करा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उसकी हालत देख ली थी। मैं समझ रही थी कि कोई ना कोई बात अंदर ही अंदर चलती है जो कि ये मुझसे नहीं कहना चाहती। बहनों से भी नहीं बताया करती थी वो, ना भाई से कहती थी, बस वो खामोश रहती थी। उसकी खामोशी का वजह यही थी कि वो अंदर से टूट चुकी थी। जब वो 1.25 महीना बदलने यहाँ पर आई, मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात है जो तुम इतनी खामोश हो, चुप हो? कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे नहीं बताना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? तो वो कहने लगी माँ हो जब भी तो नहीं बता रही हूँ, तुम्हें दुख होगा सुन करके। फिर मैंने उससे कहा तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। इस बात को उसने समझ लिया और फिर उसने मुझे सारी बात बताई, किस तरीके से उसके साथ जुल्म हो रहा था, किस तरीके से वो परेशान रहती थी, हर बात पे ताने, खाना टाइम पे नहीं देना, यहाँ तक कि जिस टाइम पे वो किसी हाल से थी, उसका किसी खाने को मन करता तो ये कहा जाता माँ के यहाँ से मंगा ले। तो कहती थी मम्मी मैंने अपने आप को मार लिया था, मैंने सोच लिया था कि आपने कहा है कि मौत को करीब नहीं लाना, वरना कई बार ये दिल करता है कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ। मैंने उसको फिर भी हिम्मत दी और ये कहा नहीं बेटा, अगर अब कोई बात हुई तो तुम सीधे मैं क्या आना है, ये नहीं कहना लड़ लड़ा के नहीं आना, ये कहना कि मैं ऐसे ही जा रही हूँ। वही हुआ, मेरी बेटी 1.25 महीना बदल करके गई। मैंने उसके सास ससुर को
उसके घर वालों को सबके कपड़े दिए, हर चीज़ दी, गोल्ड भी दिया ताकि मेरी बच्ची को वो खुश रखे। लेकिन उस पर भी उन्होंने यही कहा कि जब अब आ रही थी तो कम से कम अभी ले आती 4 व्हीलर। उस बात पे से मेरी बेटी ने अपने आप को मजबूत किया और वो वहाँ से यहाँ तक आ गई। मेरे घर आने के बाद में मैंने उनके सामने बात रखी कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नहीं दे पाऊँगी अभी, जब कभी हुआ तो दे देंगे, पर अभी हाल फिलहाल नहीं। उस पर आपने हाँ कह दिया था। वो कहने लगे ऐसे तो कहते ही हैं, हम सभी कहते हैं कि 2 कपड़ों में हम लड़की को ले जाएंगे, दहेज तो इसके पीछे हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। बस मैंने कहा ठीक है, मेरी बेटी मेरे घर पे ठीक है, आप अपने बेटे को अपने पास रखें। उन्होंने कहा कि हम लड़का रखेंगे। मैंने कहा शौक़ से ले जाओ, लड़का भी जो आपका पोता है वो ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को मैं अपने पास रखूँगी। उस पर से पता नहीं उनकी क्या बात हुई कि कुछ दिन तक तो मेरा दामाद यहाँ नहीं आया, ना पूछा ना करा, कुछ नहीं। नॉर्मल तौर पे ज़िंदगी गुजरती रही। मैंने उसे हिम्मत दिलाई कि तुम पढ़ी लिखी हो, अपने लिए कुछ करो। लेकिन थोड़े दिन के बाद में मेरा दामाद अचानक से घर आया और कहने लगा कि मैं घर वालों के साथ नहीं रहूँगा, वो सही नहीं है, वो दहेज मांगते हैं और इसके बारे में मुझे भी ताना देते हैं और मैं यहीं रहूँगा। मैंने कहा बेटा वो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन माँ बाप को छोड़ना गलत बात है। तुम अपनी बीवी बच्चों को खुश रखो, हम यही चाहते हैं, लेकिन हम माँ बाप से तुड़वा के नहीं रखना चाहते। वो कहने लगा मैं यहीं रहूँगा, अपना ऊपर का मैं कमरा किराए पे ले लूँगा, अपनी फैमिली को यहीं रखूँगा आपके पास में। मैं भी चुप हो गई। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ खुश है तो यहीं सही। लेकिन यहाँ रहने के बाद में वो अभी भी कुछ ना कुछ बात पे इनके आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती, किसी ना किसी बात के ऊपर आवाज़ें आती और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं ऊपर चली जाया करती। मेरी बेटी कहती थी कि आप ऊपर मत आया करो, जब लड़ाई हुआ करे हम आपस में उलझ सुलझ जाते हैं। मैं भी समझ गई ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर रही थी। 1 साल आराम से गुजर गया। अब उसके माँ बाप भी आने लगे, आकर के मिल के जाते, ना पोते के साथ खेलते बात करते। मुझसे उनकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरी बेटी खुश है तो ठीक है। इस तरीके से वक्त गुजरता रहा। लेकिन एक दिन अचानक ही मेरी बेटी सुबह में मुझसे मिली, अच्छे से बातचीत करी। मेरा नवासा भी बहुत खुश था। मैंने उन्हें सामान भी दिलाया, हंसी खुशी खेल कूद के वो ऊपर चली गई। रात के कोई 12 बज रहे थे जब वो ऊपर गई और उसके बाद में मुझे 2 बजे के टाइम चीखों की आवाज़ें आईं। मैं फ़ौरन से मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, अपने बच्चों को उठाया, उठ कर के मैं ऊपर गई। ऊपर जा कर के क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी मरी पड़ी है, उसकी सांसें रुक गई हैं और जो मेरा नवासा है वो भी ख़त्म हो चुका था। बस फिर क्या था, मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा अभी तो ये 12 बजे अच्छे से गई यहाँ से, अचानक क्या हुआ। वो मेरा दामाद कहने लगा कि पता नहीं, ये सो रही थी, मैं भी सो गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं पानी पीने उठा तो मैंने इन्हें इस हालत में देखा, गेट हमारा खुला हुआ था। मैंने कहा जब नीचे का गेट मैं खोल कर ऊपर आई हूँ तो ऊपर का गेट किसने खोला। फिर उसके बाद मैं बहुत रोना धोना हुआ क्योंकि ये गम बर्दाश्त नहीं करने का जैसा था। लेकिन फिर मैंने होश संभाला और मैंने पुलिस को इत्तला दी कि इस तरीके से मेरे नवासे की और मेरी बेटी को मार दिया गया है, आप आकर के देखें। मेरा दामाद वहीं पर रहा, भागा नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही बात कहता रहा कि ये सो गई और सोते सोते सोती ही रह गई। लेकिन मुझे इस बात का शक था कि ये सो गई थी तो इसके बाद इसका क्या हाल हुआ। छोटा सा बच्चा था ये तो, जो कि अभी 1.5-2 साल का ही था। अभी इसकी तो ये उम्र भी नहीं थी कि साथों साथ ऐसे कैसे हुआ। कुछ टाइम के बाद में मेरी बेटी को पुलिस उठा कर के ले गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद पता चला कि उसको जहर खिलाया गया था और उसके बाद उसका गला भी दबाया गया। मेरा दामाद अपनी बात पे अड़ा रहा, मैं भी अपनी बात पे अड़ी रही कि जब मेरी बेटी हंसते खेलते गई थी तो फिर ऐसे कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप भी आ गए, पूरे ख़ानदान वाले मेरे भी आ गए, उनके भी आ गए। लेकिन सब ने एक ही बात कही कि जब लड़की हंसते खेलते ऊपर गई तो फिर क्या बात हुई। जब पुलिस का दबाव उसके ऊपर पड़ा तो फिर उसने अपनी असलियत उगलनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरी माँ बाप बहुत परेशान थे क्योंकि हमें 4 व्हीलर की सख्त ज़रूरत थी और ये 4 व्हीलर लाई नहीं थी। अगर मैं इसको तलाक देता तो उल्टे पैसे हमें ही देने पड़ते इसको। इसीलिए हमने ये साजिश रची थी ताकि किसी को पता भी ना चले और इसके मैके में इसकी मौत होगी तो इन पे इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन ये बात अलग उलट हो गई। पुलिस इतनी कमज़ोर तो नहीं कि वो अंदर की हकीकत तक ना जान सके। जब उसको पिटाई हुई उसकी और उसने उगलना शुरू करा तो उसने बहुत सारे सच उगले। उसने बताया कि पहले मैंने आइसक्रीम के अंदर
चूहे मार के दवाई डाली और फिर उसके बाद में उन्हें खिला दी, क्योंकि आइसक्रीम जो ठंडी होती है उसमें जायका कुछ अलग ही होता है। मिठास की वजह से उन्हें किसी को पता नहीं चला और वो दोनों बेहोश हो गए और सो गए। लेकिन रात के कुछ अरसे के बाद में, यानी कि 1-1:30 बजे के टाइम, मेरी बीवी को हिचकी लगने लगी। मैं समझ गया कि इसके ऊपर चूहे की दवाई का असर नहीं हुआ है। मैंने उठा के उसके दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। वहीं पास में मेरा बेटा भी लेटा था, मैंने उसका तकिए से मुंह दबा दिया। पुलिस ने कहा कि चलो तुमने अपनी बीवी को तो मार दिया, लेकिन तुमने अपने बेटे को क्यों मारा? उसने कहा कि अगर मैं दूसरी शादी करता तो मेरी इस बच्चे को कौन संभालता, और ये मेरे गले का हार बन जाता, इसलिए मैंने इस लड़के को भी मार दिया, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। मुझे पैसा चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे दहेज चाहिए और एक ऐसी लड़की चाहिए जिससे कि मेरी आमदनी शुरू हो जाए। ये तो मेरे ऊपर एक बोझ थी, पढ़ी लिखी बोझ जिसे कहते हैं। जब उसने इस बात को कहा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उसने किस तरीके से मेरी बेटी को बोझ कह दिया। क्या बेटियां बोझ होती हैं? क्या बेटियां इसीलिए पैदा की जाती हैं कि उनको तड़पा तड़पा के मार दिया जाए, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, उनका गला दबा दिया जाए? हर माँ को ये चाहिए कि अपनी बेटी का सहारा बने, हर बाप को ये चाहिए कि अपनी बेटी का सहारा बने, ना कि उसकी हिम्मत तोड़े, ना कि उसे ये कहे कि तुम सारे जुल्म बर्दाश्त करना लेकिन चेहरे पे एक हंसी रखना। इस तरीके से बेटियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा से बेटियों की पढ़ाई के बाद उन्हें किसी न किसी चीज़ का कोर्स करा दे, ताकि वो अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाए। काश मेरी बेटी भी इस तरीके से अपना कोर्स कुछ कर पाती और मैं उसे करा पाती, ना ये सोचती कि इसकी उम्र निकल जाएगी। भले ही उम्र निकल जाती लेकिन वो आज ज़िंदा तो होती, वो मेरे पास तो होती। मुझे आज इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वक्त से पहले मेरी बेटी हमें तड़पता हुआ छोड़कर चली गई इस दुनिया से। इसके अंदर गुनहगार कौन है? मैं अपने आप को गुनहगार समझती हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं जाना कि मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है। इसी के चक्कर में पड़ के मैंने अपनी बच्ची को अपने आप से जुदा कर दिया और हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सुला दिया।